पादपों का संरक्षण। पृथ्वी पर पादपों और जानवरों की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। ये मानव जाति के कल्याण और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। पौधे जीवों के जटिल जाल को पोषण और आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करके एक आधारभूत भूमिका निभाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में जीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन खतरे में पड़ गया है। निर्वनीकरण का अर्थ वनों को काटना और उस भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना। वनों में वृक्षों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए काटा जाता है: कृषि करना, घर और मकान, कारखाने बनाना, फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग आदि निर्वनीकरण के परिणाम। इससे पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। भूजल स्तर में भी कमी आती है। बाढ़ और सूखे के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो सकती है। इससे मृदा का कटाव अधिक होता है। मृदा के ऊपरी परत के हटाने से निचली और कठोर पथरीली परत उभर आती है। इस मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है और कम उपजाऊ होती है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल या रेगिस्तान में बदल जाती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनों की कटाई में मृदा के जल धारण क्षमता में भी कमी आ जाती है। मृदा की सतह में जल का भूमि में प्रवेश दर या मृदा की जल अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। इससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है और बाढ़ प्रतिरोध कम हो जाता है। निर्वनीकरण के प्राकृतिक कारण: तड़क झंझा से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आग, सूखा, कीटों का संक्रमण जैसे छाल भृंग और बीमारियां जैसे कि डच एल्म रोग वन के विस्तृत क्षेत्र में तबाह कर सकती हैं। निर्वनीकरण के मानव निर्मित कारण: कृषि, लॉगिंग और लकड़ी उत्पादन, बुनियादी ढांचे का विकास, खनन, शहरीकरण। वनीकरण का अर्थ नष्ट हुए वनों में नए वृक्ष लगाकर उन्हें पुनः उगाना। उगाए जाने वाले वृक्ष आमतौर पर उसी प्रजाति के होने चाहिए जो उस वन में पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप में भी हो सकता है। अगर वनों की कटाई वाले क्षेत्र लंबे समय तक एक खाली छोड़ दिए जाएं तो वृक्ष पुनः उग जाते हैं। प्राकृतिक वनीकरण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण, संवर्धन तथा वनों में या उनके निकट रहने वाले लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है। कागज का पुनर्चक्रण: 1 टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण विकसित वृक्षों की जरूरत होती है। इसलिए कागज को नष्ट करने से पहले उसे कम से कम 5 से 7 बार सहेजना और पुनर्चक्रण करना चाहिए। कागज का पुनर्चक्रण करने से न केवल वृक्ष बचेंगे बल्कि कागज बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा और जल की भी बचत होगी। इसके अलावा कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की मात्रा भी कमी आएगी। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव मौजूद हैं, या तो पृथ्वी का समर्थन करते हैं या तो जीवन का समर्थन करते हैं। जैव विविधता के से तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की विविधता, उनके आपसी संबंधों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों से है। वन और वन्य जीवों का संरक्षण हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अलावा सरकारी संस्थानों को भी वन और वन्य जीवों की सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार उन्हें बचाने और संरक्षित करने के लिए नियम, प्रणालियाँ और नीतियाँ बनाती हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व आदि उस क्षेत्र में मौजूद पादपों और जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं। ऐसे सभी स्थानों पर सामान्यतः पशुओं को मारना, अवैध शिकार या पकड़ना सख्त वर्जित है एवं विधि द्वारा दंडनीय है। बायोस्फीयर रिजर्व ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बने क्षेत्र हैं। बायोस्फीयर रिजर्व उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है। बायोस्फीयर रिजर्व में अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकता है। पचमढ़ी में
हो सकता है। पचमढ़ी में 3 संरक्षित स्थल शामिल हैं। बोरी अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभ्यारण्य जिसे सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य आरक्षित वनों के तहत वन्य पशुओं को सुरक्षा और रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान कर रहे हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों में वहाँ रहने वाले लोगों को कुछ गतिविधियां करने की अनुमति होती है, जैसे कि अपने पशुओं को चराना, औषधि पौधे, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना आदि। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भी शैलाश्रय पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाण हैं। इसमें हमें आदिम लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इन शैलाश्रयों में शैल चित्र पाए जाते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 55 शैलाश्रय की पहचान की गई है। इन चित्रों में पशुओं और मनुष्यों का युद्ध, शिकार, नृत्य और संगीत, वाद्य यंत्र बजाते हुए आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। इस क्षेत्र में अभी भी अनेक जनजातियों का निवास है। राष्ट्रीय उद्यान, ये उद्यान इतने बड़े हैं और चिंताजनक हैं। ये उद्यान इतने बड़े और विविधता युक्त है कि वे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सकते हैं। वे किसी क्षेत्र की वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्य और ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन है। इस उद्यान में बेहतरीन भारतीय सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सख्त नियम लागू हैं। चराई, पोचिंग, शिकार, पशुओं को पकड़ना या जलाऊ लकड़ी, औषधि पादपों आदि का संग्रह जैसी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। रेड डाटा बुक में किसी देश की विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियों का विवरण होता है। ये सार्वजनिक दस्तावेज हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा अद्यतन किया जाता है। रेड डाटा बुक का उद्देश्य उन प्रजातियों की रक्षा करना है जिनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। भारत में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं के लिए भारत की भी रेड डाटा बुक रखता है। जिन जीवों की संख्या इतनी कम हो रही है कि वे विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त जीव कहा जाता है। छोटे जीवों के विलुप्त होने का खतरा बड़े जीवों की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। कई बार सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू को पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व को समझे बिना ही मार दिया जाता है। वे आकार में भले ही छोटे हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जालों का अभिन्न अंग है। स्थानीय प्रजातियां ये पादपों और जीवों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं तथा प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए साल और जंगली आम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है। निष्कर्ष रूप में कहें तो पादपों का संसार विविधतापूर्ण है, जिसमें कई प्रकार की प्रजातियां हैं जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें ऑक्सीजन, भोजन, औषधि प्रदान करने से लेकर उनके पर्यावास में अनगिनत अन्य जीवों का भरण पोषण करने तक पौधे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। पादप जीवों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने आसपास की जैव विविधता को समझ सकें और एवं उन प्रक्रियाओं को समझ सकें जिनसे पौधे मनुष्य को पोषण प्रदान करते हैं, जो अस्तित्व का आधार है। हाल ही में निर्वनीकरण, आवास विनाश और प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियों ने जैव विविधता के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर दिए हैं। इन बहुमूल्य जीवों के निरंतर अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए पादप जीवों को और अधिक विनाश से बचाना हमारा उत्तरदायित्व है। महत्वपूर्ण शब्दावली: अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें युग्मकों का संलयन, निषेचन या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन शामिल नहीं होता है। इसमें एकल जनक द्वारा ही प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि जिसमें एक नया जीव एक मुकुल या कलिका के रूप में विकसित होता है। बहुकोशिकीय जीव के विकास की प्रारंभिक अवस्था निषेचन, नर और मादा युग्मनज शुक्राणु और अंडाणु
को एक युग्मज बनाने के लिए संयोजित करने की प्रक्रिया। विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि। इसमें एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिससे वे प्रत्येक नए जीव के रूप में विकसित हो सकता है। युग्मक विशिष्ट कोशिकाएं शुक्राणु अंडाणु जो निषेचन के दौरान संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। बीजांड पादपों में जन वह संरचना जिसमें मादा युग्मनज अंडा होता है और निषेचन के बाद बीज के रूप में विकसित होता है। परागकण अनुगमित माइक्रो गैमेटोफाइट होते हैं, जो पादपों में नर प्रजनन कोशिकाओं गैमेट्स का परिवहन करते हैं। पराग नलिका एक नलिका जैसी संरचना होती है, जो परागकण से विकसित होकर पादपों में मादा प्रजनन संरचनाओं तक परागण पहुंचती है। परागण एक पुष्प के नर परागकोश में मादा कलिकाएं तक परागणकों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। बीज प्रसार वह प्रक्रिया जिसमें कुछ अंकुरण और वृद्धि को सुगम बनाने के लिए बीजों का मूल पौधों से दूर प्रसार किया जाता है। लैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मनों के मिलने से बनी संरचना युग्मनज जाइगोट द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। बीजाणु एक छोटी आमतौर पर एकल कोश है। एक कोश की प्रजनन संरचना जो एक नए जीव के रूप में विकसित होने में सक्षम होती है। बीजाणु धानी एक संरचना जो कई कवकों और कुछ पादपों में बीजाणुओं का उत्पादन करती है, उन्हें संचित करती है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि जिसमें नए पौधे तने जड़ों या पत्तियों जैसी कायिक संरचनाओं से जन्म लेते हैं। युग्मनज निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मनज को संचलन से बनने वाली कोशिका स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम जीव। क्लोरोफिल पादपों की कोशिकाओं में हरा रंग द्रव्य जो प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परपोषी वे जीव जो अन्य जीवों या कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी वे जीव जो मुख्य रूप से कीटों को खाते हैं। पोषक तत्व जीवित जीवों की वृद्धि विकास रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने पर्यावरण में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। मृत जीव या मृत पोषी वे जीव जो मृत या सड़ते हुए जीवों से कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके और अवशोषित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। रंध्र पादपों की पत्तियां और तनों पर सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विलयन और जल हानि को नियंत्रित करते हैं। प्राणी जगत इस अध्याय में प्राणियों के जटिल विवरण और विविध आवासों के प्रति उनकी अनुकूलनशीलता को शामिल किया गया है। यह मानव की शारीरिक क्रियाओं यथा श्वासोच्छादन और परिसंचरण का अन्वेषण करता है तथा मरुस्थल से लेकर महासागरों तक विभिन्न जीव आवासों का परीक्षण करता है। प्रत्येक पर्यावरण अपनी विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वहाँ निवास करने वाले जीवों द्वारा उत्तरजीविता हेतु विशिष्ट अनुकूलन विकसित कर लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सजीव और निर्जीव में अंतर करने वाली विशेषताओं पर भी चर्चा की गई है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की व्यापक समझ प्राप्त होती है। जीव या प्राणी जीव एक जीवित इकाई है जो अपना कार्य स्वयं कर सकता है। इसकी एक संगठित संरचना होती है। साथ ही ये उद्दीपनों का प्रतिक्रिया दे सकता है, प्रजनन कर सकता है और वृद्धि कर सकता है। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन स्वयं को ढाल सकता है। जीवों की विशेषताएं सजीव जंतु मनुष्य जंतु पादप सजीव की श्रेणी में आते हैं। सिर्फ सोचने समझने गति या वृद्धि करने की क्षमता ही सजीवों को परिभाषित नहीं करती है।
वृद्धि। पादप और जंतु जैसे सजीव समय के साथ आकार में भी वृद्धि करते हैं। गति। कई सजीव विशेष तौर पर जंतु गति प्रदर्शित करते हैं, हालांकि सभी सजीव यथा पादप और अवलोकनीय तरीके से गति नहीं करते हैं। केवल गति ही जीवन को परिभाषित नहीं करती है, क्योंकि कार जैसी निर्जीव वस्तुएं भी गति करती हैं। पर्यावास और अनुकूलन। पर्यावास किसी जीव का प्राकृतिक पर्यावरण होता है। अनुकूलन से तात्पर्य उन विशिष्ट विशेषताओं या व्यवहारों से है जो किसी जीव को किसी विशेष वातावरण में स्वाभाविक रूप से रहने की अनुमति देता है। पर्यावासों में विविधता हिमालय के शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों के आदि समुद्र तटों तक ऐसे में विविधता पर्यावासों का विस्तार है। प्रत्येक पर्यावास अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के बावजूद असंख्य जीवों के रूप में अधिवास प्रदान करता है, जो जीवों की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। जीवों और उनका परिवेश। विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में ऊंट निवास करते हैं, जबकि समुद्र में विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रमुखता होती है। वायु और जल की उपलब्धता जैसी तत्कालिक पर्यावरणीय परिस्थितियां जीवों की उपस्थिति को निर्धारित करती हैं। पर्यावास के घटक। जैविक घटक। ये किसी पर्यावास में निवास करने वाले सजीव होते हैं। जंतु, पादप, अपघटक, सूक्ष्म वनस्पति और प्राणी जैविक घटकों के उदाहरण हैं। अजैविक घटक में अजैविक घटकों में चट्टानें, मृदा, वायु, जल जैसे निर्जीव तत्व शामिल होते हैं। सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा और अजैविक घटकों के उदाहरण हैं। पर्यावासों के प्रकार। स्थलीय पर्यावास। ये भूमि आधारित पर्यावास यथा वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। ये इस प्रकार है। मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अत्यधिक गर्मी, जल की कमी पाई जाती है। चूहे और सांप जैसे जंतु दिन के समय बिलों में रहकर गर्मी से अपना बचाव करते हैं। रात के समय सक्रिय होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र। इस वातावरण का वायुमंडल ठंडा, तूफानी और सर्दियों के दौरान बर्फबारी की संभावना वाला होता है। इन क्षेत्रों में तापोरोधन हेतु जंतुओं की त्वचा मोटी या रोएदार होती है। याक जैसी प्रजातियों में निम्न तापमान के दौरान उष्णता बनाए रखने के लिए लंबे बाल होते हैं, किंतु तेंदुए के पैर पर भी घने फर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों हेतु ईंटों का अनुकूलन। रेत की गर्मी के बचाव के लिए ऊंट के पैर लंबे होते हैं। रेगिस्तान में मरुस्थलीय परिस्थितियों हेतु ऊंटों का अनुकूलन। रेत की गर्मी बचाव के लिए ऊंट पैर लंबे होते हैं। रेगिस्तान में जीवित रहने और शरीर की रेत की उष्ण से बचाव के लिए पैर लंबे होते हैं। ऊंटों की शरीर में अत्यधिक जल धारण की क्षमता का प्रमाण। उसके द्वारा सूखा मल और निम्न मूत्र त्याग तथा पसीने के बहुत कम उत्सर्जन से पता चलता है। पसीने से बहुत कम उत्सर्जन का पता चलता है। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वनस्पतियों में घास और अन्य शाकयुक्त घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ वनस्पतियों में घास और अन्य शाकयुक्त गैस काष्ठीय पद्धतियों का विवरण होता है। शेर का हल्का भूरा रंग छलावरण
कैमोफ्ले कैमोफ्लेज में सहायक होता है। शिकार की सटीक अवस्थिति जानने के लिए चेहरे पर सामने की ओर इसकी आँखें घास के मैदान पर इसकी तंत्र शेर का हल्का भूरा रंग छलाव रंग में सहायक है। शिकार की सटीक अवस्थिति जानने के लिए चेहरा पर सामने की ओर और इसकी आंखें स्थिर होती है। शिकार करने के हेतु गले आगे वाले पैरों के वापस खींचने योग्य पंजे की आवश्यकता होगी। घास के मैदान परिस्थिति तंत्र एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वनस्पतियों की घास और अन्य शाक पौधे की प्रमुखता होती है। शेर का हल्का भूरे रंग छलावरे तकरीब की और सटीक चेहरा पर सामने की ओर उनकी आंखें स्थित होती हैं। शिकार बनाने वाले पौधों में कठोर तनों से बचाने के लिए हिरण के पास मजबूत दांत होते हैं। उनके कान दांत के पौधों के कठोर तनों को बचाने हेतु हिरण के पास पौधों के कठोर तनों को चबाने हेतु